मैं पढ़ाई करते करते मैं प्राइवेट जॉब करता था। जॉब क्या करते थे आप? हम लोग अकाउंटेंट का ही काम करते थे। अच्छा। खेल में रुचि रहती थी क्या? कबड्डी, गिल्ली डंडा, खो खो। क्या आपका बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि पॉलिटिकल था क्या? मेरे परिवार में कभी कोई राजनीति में रहे नहीं। 8 में से 8 विधानसभा, मैं 8 विधानसभा जीत करके आया हूँ। छत्तीसगढ़ में लगातार चर्चा का विषय रहता है, वो है धर्म परिवर्तन। हम सब अपने अपने धर्मों में रह करके अपने अपने समाज का विकास कर सकते हैं। केजरीवाल की सरकार है, क्या वो हटेगी और कमल खिलेगा? ये अन्ना हजारे के आंदोलन से निकला हुआ यह प्रोडक्ट था। बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर या विमान सेवाएं और बढ़ाने को लेकर कोई चर्चा या कोई आगे चर्चा बातचीत हो रही है? उड्डयन मंत्री से भी लगातार मिल रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ। साहू समाज की आराध्य देवी भक्त माता कर्मा के नाम से डाक टिकट जारी करने के लिए हम आदेश दे दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27। स्वागत है आपके खास कार्यक्रम फेस टू फेस पे। हर हफ्ते हम अपने खास कार्यक्रम फेस टू फेस में नई शख्सियत से मुलाकात कराते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र पे बेहतर काम किए हों, चाहे वो सामाजिक हो या राजनीतिक जीवन हो उनका। ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने पंच से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का सफ़र तय कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मंत्री इतने सरल हैं, सांसद इतने सरल है कि कोई भी आके उनसे मिल सकता है और वो अपने काम, अपनी समस्याएं बता सकता है। ये हमारा नहीं, जनता का रिव्यू है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कई विकास योजनाएं जो हैं वो उस राज्य के लिए आती नज़र आ रही है, क्योंकि भरोसा उस मंत्री पर तमाम लोगों का बनता नज़र आ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ की न्याय की राजधानी बिलासपुर से लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री टोकन साहू जी। सर, आपका स्वागत है टीवी 27 पे। टीवी 27 के माध्यम से मैं सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं, और पंकज जी, आपका भी अभिनंदन है कि आपके माध्यम से मुझे जनता तक पहुंचने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, प्रभु की कृपा है। मैं सबसे पहले सवाल मेरा यही है कि शुरुआती शिक्षा कैसी रही आपकी? देखिए, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं। ग्राम डिंडोरी मेरा जन्मभूमि है। तब मेरे ग्राम में प्राथमिक शिक्षा तक की पढ़ाई नहीं होता था। मैं अपने गांव से करीब करीब 1.5 से 2 किलोमीटर ग्राम पंचायत कोलारी में जाकर के मैंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण किया। फिर अपने गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर कंतेली है, वहाँ पर मैंने 6वीं से लेकर के 8वीं तक पूर्व माध्यमिक शाला की पढ़ाई किया। और 9वीं से लेकर 12वीं तक BR साहब स्कूल मुंगेली में आया, मेरे गांव से 15 किलोमीटर की दूरी पर। फिर कॉलेज की पढ़ाई SNG कॉलेज मुंगेली से किया, BCom की पढ़ाई, और MCom CMD कॉलेज बिलासपुर से मैंने शिक्षा ग्रहण किया। आप शुरुआती तौर पर मंत्री जी क्या खेल में रुचि रहती थी क्या आपकी? क्योंकि मैंने अभी हाल ही में आपको बैट के साथ, बल्ले के साथ, सांसदों के साथ नजर आए थे तस्वीर में एक। देखिए, मुझे लगभग सभी खेलों में रुचि है। कबड्डी हमने बहुत खेला है। अच्छा। कबड्डी, गिल्ली डंडा, खो खो, और फिर बाद में क्रिकेट देखना, कमेंट्री सुनना और क्रिकेट खेलना भी बहुत पसंद है। आपकी शुरुआत में राजनीतिक उसमें करियर में आना चाहता हूँ कि 1994 में शायद आप पंच पहली बार बने थे अपने ग्राम से। उसके बाद आज मौजूदा वक्त में हम दिल्ली पे बैठे हैं और केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के आप प्रमुख मंत्री के तौर पर भी हैं। इस सफ़र को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, राजनीति में आना मेरे लिए एक तरह से संयोग की बात है। मैं पढ़ाई करते करते मैं प्राइवेट जॉब करता था। चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में रह कर मैं काम करता था। मैं अपने जॉब में हमको छुट्टी मिलता था एक दिन रविवार को, तो मैं रोक रहा हूँ, जॉब क्या करते थे आप? मतलब चार्टर्ड विस्तार से। देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में हम लोग अकाउंटेंट का ही काम करते थे। अच्छा। खाता बही बनाना, लिखना। अच्छा जी। कई फर्मों में जा करके। मेरे एक मित्र थे गोवर्धन साहू, अच्छा, उनके साथ हम लोग काम करते थे। तो मैं रायपुर से गया था गांव
तब फॉर्म लोग भर रहे थे। लोगों ने कहा कि भाई आप पढ़े लिखे हो और फॉर्म भराया जा रहा है त्रिस्तरी ग्राम पंचायत का, तो हमारे लिए सरपंच का फॉर्म भरना है, आप चलिए। तो मैं चल दिया उनके साथ, सबके लिए मैंने फॉर्म भरा। फिर सब लोगों ने कहा, जो गए थे साथ में, उन्होंने कहा कि भाई एक वार्ड से आपको भी पंच बनना है। अच्छा। तो मैंने मना किया कि भाई मैं अपना प्राइवेट नौकरी करता हूँ, छुट्टी मिलता नहीं है, इसलिए मुझे फॉर्म वगैरह मत भरवाओ क्योंकि मैं समय नहीं दे पाऊँगा। लेकिन वो लोग बड़ा आग्रह किए कि नहीं आप रहोगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने भी फॉर्म भर दिया वार्ड नंबर 8 से। अच्छा। तब डिंडोरी ग्राम पंचायत सूरजपुरा का आश्रित गांव होता था। अच्छा। तो 8 नंबर से मैंने फॉर्म भरा, तो वो फिर मेरे विरुद्ध किसी ने फॉर्म भी नहीं भरे उस समय, और मैं निर्विरोध जीत करके आ गया। तब बीच बीच में मैं आता था ग्राम पंचायतों की बैठक में। तो बस ये सिलसिला 5 साल चला, और फिर हमारे जितने भी पंचायत के बॉडी थे वो लोग कहने लग गए कि अगली बार जब चुनाव होगा तो आपको सरपंच बनाएंगे। तब मैंने हंस करके टाल दिया, पर मुझे पता नहीं था कि नेक्स्ट टर्म में आरक्षण क्या होगा, चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा। ये केवल तब मैंने कल्पना भी नहीं किया था। बिल्कुल। हाँ। फिर 1999-2000 का चुनाव आया, तो आरक्षण में के हुआ तो सूरजपुरा का जो पंचायत है वो सामान्य आ गया। अच्छा। तो सभी लोग बोलने लगे कि नहीं आपको लड़ना चाहिए, आपको सरपंच बनाएंगे, गांव के विकास के लिए एक अच्छे लड़की की ज़रूरत है। तो मैं रायपुर में जॉब करते करते फिर गया अपना गांव, चुनाव लड़ा, सरपंच के लिए फॉर्म भरा। और आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत लोकल जो चुनाव है बहुत कठिन चुनाव होता है। उस कठिन चुनाव में भी जनता का, अपने गांव की जनता का, हमारी माताओं बहनों का, सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और मैं एक कठिन चुनाव में जीत करके आया। और 5 साल मैंने खूब मेहनत किया गांव के विकास के लिए। नेक्स्ट बारी आई फिर, तो मेरा जो ग्राम पंचायत था वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गया। अच्छा। हाँ। उसके बाद जो जनपद सदस्य होता है वो सामान्य हो गया। अच्छा। तो आप फिर जनपद सदस्य का चुनाव मैंने लड़ा। अच्छा। तो जनता का बहुत भरपूर आशीर्वाद मिला, फिर मैं जनपद सदस्य बन गया 2005 में। 5 साल जनपद एरिया के लिए मैंने काम किया। उसके बाद फिर वो सीट महिला के लिए आरक्षित हो गया। महिला के लिए आरक्षित हो गया, तो मैंने मना किया कि भाई मैं महिला आरक्षित हो गया है, आप किसी अच्छी महिला को आप लोग मैदान में उतारिए। तो सब कहने लगे नहीं, हम अपने बेटा को बनाए हैं तो बहू को भी बनाएंगे। तो मैंने फिर लोगों के कहने पर अपनी श्रीमती लीलावती साहू को जनपद के लिए मैदान में उतारा। मैं इसमें एक बार रुकना चाहूँगा मंत्री जी, क्या आपका बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि पॉलिटिकल था क्या? बिल्कुल नहीं, मेरे परिवार में कभी कोई राजनीति में रहे नहीं। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के प्रति पीढ़ियों से आस्था रही, श्रद्धा रही, जनसंघ को मतदान करते रहे, भारतीय जनता पार्टी को मतदान करते रहे। अपने परिवार में मैं पहला व्यक्ति हूँ जिन्होंने पंच का चुनाव लड़ा, और पंच से पार्लियामेंट तक जाने का यदि सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेताओं का आशीर्वाद है और जनता का आशीर्वाद है। तो आप सदस्य बनने के बाद फिर आप विधायक बने, उसकी कहानी क्या? ये मैं यही बता रहा था कि मेरी पत्नी जनपद सदस्य चुनाव जीत करके आई। भारतीय जनता पार्टी ने जनपद अध्यक्ष के लिए मेरी पत्नी श्रीमती लीलावती साहू को प्रत्याशी बनाया। तो हमारी श्रीमती जी जनपद अध्यक्ष का चुनाव जीत करके आई 2010 में। फिर 2013 का जब चुनाव आया तो 2013 में विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा जताया, और फिर मैं 2013 में लोरवी विधानसभा से विधायक बन करके आया। लोरवी क्षेत्र की जनता का अपार स्नेह, आशीर्वाद मिला, सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग, आशीर्वाद मिला। और फिर 2014 में माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ को जिन्होंने अपने मेहनत और परिश्रम से 15 सालों से
जिन्होंने सींचा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश को विकास की एक नई ऊंचाइयों में ले गया, उनके मंत्रिमंडल में संसदीय सचिव के रूप में मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। लोकसभा चुनाव को लेकर उससे पहले मैं विधानसभा चुनाव में आऊँगा। 2024 विधानसभा चुनाव, उम्मीद थी आपको कि टिकट कट जाएगा या आपको टिकट नहीं मिलेगा और आपकी जगह पे प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी को कब, किस कार्यकर्ता को कहाँ, किस काम पर लगाना है, ये हमारा संगठन इस बात को तय करते हैं। हम तो केवल, हमारे मन में केवल यही बात होती है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। हम भारत की तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए, ये समाज, ये देश आगे बढ़े, हम इसी ध्येय को लेकर के काम करने वाले लोग हैं। और मैं एक बात आपको बताना चाह रहा था कि मैं विद्यार्थी जीवन से ही, बाल्यकाल से ही संघ के कार्यालय, संघ शाखा में जाना, प्रार्थना में भाग लेना, ये मैं करते रहा। 2006 में मैं प्राथमिक वर्ग की शिक्षा ग्रहण किया। प्रथम वर्ष मैंने 2022 में ग्रहण किया। अच्छा। मैं स्वयं सेवक भी हूँ। अरे वाह। मैं संगठन में भी मैं काम करते रहा। छोटी छोटी जितनी भी चुनाव हुए हैं उन सभी चुनाव में मैंने भाग लिया। भरपूर जनता का आशीर्वाद मिला। मैं जो भी चुनाव लड़ा, जनता ने सभी चुनाव, पंच से लेकर के सांसद तक सभी चुनाव जिताए। लोग, दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र, पंच से लेकर के पार्लियामेंट में जाना, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मुझे लगता है मेरे पत्रकारिता जीवन में मैंने पहले व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करा जो पंच से लेकर इस बड़े जो केंद्र कहा जाए या सरपंच, बड़ी जो लोकसभा है, मंदिर है, वहाँ तक पहुँचने का सफ़र करते आपको न देखा है मैंने। अब मेरा सवाल ये था कि भी आगे एक और मैं निवेदन करना चाहूँगा। हाँ। सांसद बनने के बाद बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता का अपार स्नेह मिला। 8 में से 8 विधानसभा, मैं 8 विधानसभा जीत करके आया हूँ। ये बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं का की अपार मेहनत, और माननीय मोदी जी जिन्होंने 10 साल इस देश की सेवा किए हैं, जो अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों का जीवन संवारने का जो काम हुआ, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान यदि हो पाया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी की मेहनत और परिश्रम और तपस्या के कारण हो पाया है। इसलिए जनता ने विश्वास जताया और मुझे सांसद बनकर के आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और माननीय प्रधानमंत्री जी, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता मोदी जी के मंत्रिमंडल में भी मैं उस पर आऊँगा। मेरा सवाल अगला वही था कि आपको किसका फ़ोन आया था 9 जून 2024 को, क्योंकि आपके छत्तीसगढ़ में कई अनुभवी सांसद थे, कई अनुभवी नेता थे जो सांसद बने हैं, और उन तमाम जो मीडिया चर्चा हम कर रहे थे, आकलन कर रहे थे, हमें लग रहा था उन तमाम लोगों को फ़ोन जाएगा, लेकिन फ़ोन आपको गया। उसके बारे में अगर विस्तार से बता पाया दर्शकों को तो। ये करीब 9:15 बजे की बात है। एक नंबर से मेरे पास कॉल आया। आप छत्तीसगढ़ भवन में थे उस वक्त? उस समय मैं छत्तीसगढ़ भवन में था। तो थोड़ा नेटवर्क वहाँ प्रॉब्लम था। पहली बार आया, ठीक से बात नहीं पाया। दूसरी बार आया, फिर तीसरी बार आया। बोले एक नंबर से आया, उन्होंने कहा कि भाई तोखन जी कहाँ हो? तो मैंने बताया कि भाई साहब मैं छत्तीसगढ़ भवन में हूँ। तो ठीक है, प्रधानमंत्री निवास चले आओ और किसी को लाना नहीं और किसी को बताना नहीं। किसका फ़ोन था? अब ये तो मुझे भी पता नहीं था ना। अच्छा, आप तब मुझे भी पता नहीं था। तो मैंने बोला कि प्रधानमंत्री निवास मुझे बुला रहे हैं, कल मंत्रिमंडल का गठन होना है, कहीं मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं? प्रैंक कॉल तो नहीं है? हाँ, एक हो सकता है। फिर मैंने फिर वापस लगाया कि भाई साहब कहाँ आना है, कौन बुला रहे हैं? तब वो उधर से फिर
आवाज़ आई कि भाई आपको प्रधानमंत्री निवास आना है हाँ। और आप चले आओ, और किसी को लाना नहीं है और किसी को बताना भी नहीं है क्या हो गया क्या नहीं होगा, ये तो प्रधानमंत्री निवास में आने के बाद पता चलेगा। तो मुझे भी मतलब भाई किसका फ़ोन है क्या है, फिर मैं बोला कि यदि फ़ोन आया है तो प्रधानमंत्री निवास मुझे जाना चाहिए। और जब ये फ़ोन में बात करते करते छत्तीसगढ़ निवास के बाजू में भोलेनाथ जी का मंदिर है, वहाँ दुर्गा मैया विराजमान है, तो मैं वहाँ दर्शन करने के लिए गया था। जल्दी जल्दी दर्शन किया, प्रणाम किया, फिर जब आया और जब वापस आकर के हमारे श्री धर्मजीत सिंह जी, हमारे माननीय तखतपुर के विधायक हैं, हमारे बड़े भाई हैं, वो मेरे लिए सूट सिलवा दिए थे। तो मैंने उन्होंने पहले से तैयार रखी थी तो मैंने उसको पहना और फिर पहन करके प्रधानमंत्री निवास की ओर चला। और जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ सुरक्षा के अधिकारी आए, उन्होंने पूछा कि सर आपका नाम बताइए। तो मैंने नाम बताया, तोखन साहू। तो ठीक से समझ नहीं पाया, फिर बोला कि तोखन साहू, मैं बिलासपुर का सांसद हूँ। तो वो पन्ना पलटे, पन्ना पलटने के बाद उन्होंने देखा कि हाँ तोखन साहू, हाँ सर आइए सर प्लीज़ आइए। तो मैं समझ गया कि मामला फिट है, फिक्स है। तो आपको इस तरह से इस बुलावा आया और आप गए। मेरा अगला सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही जुड़ा हुआ है। मंत्री बनने के बाद पहली मुलाकात नरेंद्र मोदी जी से, देश के नहीं पूरे विश्व के सबसे बड़े नेता से मुलाकात, कैसा रहा सर वो अनुभव? देखिए, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता जिनका पूरा जीवन तपस्या है इस राष्ट्र के उत्थान के लिए, जिन्होंने राजनीति को एक नई दिशा दी है, जिन्होंने राष्ट्र का गौरव बढ़ाया, जिनकी सोच में, जिनकी कल्पना में केवल और केवल देशभक्ति है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री से मिलना कभी कभी लगता है कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तो उस बात को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी बैठक लिए, बैठक में उन्होंने कहा कि ये जो इतने सदस्य जो बैठे हैं, आप सभी मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं। ये सुनते ही मतलब मैं भावुक भी हो गया कि देखिए, बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है कि आज मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो मैं सबसे पहले तो बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता को मन ही मन वहाँ से नमन किया कि उनके अपार स्नेह, उनके अपार आशीर्वाद का ही परिणाम है। अपने बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र की देवतुल्य कार्यकर्ताओं को स्मरण किया और उन समस्त देवी देवता, उन शक्तियों को प्रणाम किया कि ये अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। यह अनुभव आपका जो शेयर किया जनता तक पहुंच रहा है, अब जनता तय करेगी किस तरह का आपका व्यक्तित्व है। अब हम बात करते हैं आपके कामों को लेकर। मंत्री बनने के बाद क्या कुछ काम करेंगे और कर रहे हैं आप? इसके पहले बिलासपुर के सांसद थे अरुण साहू, प्रदेश अध्यक्ष भी थे और मौजूदा छत्तीसगढ़ सरकार में उप मुख्यमंत्री भी हैं। उनके प्रयास से बिलासपुर एक एयरपोर्ट बना, वहाँ से चुनिंदा जगहों पे दिल्ली, प्रयागराज, जबलपुर जैसे जगहों पे फ्लाइट चालू भी हुई। लोग खुश हुए, लोगों ने धन्यवाद दिया। लेकिन जैसे ही लोगों को मालूम चला कि अब हमारे लोकसभा क्षेत्र से मंत्री भी बन गए हैं केंद्र में, अब उनकी उम्मीदें बढ़ गई हैं। तो क्या बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर या विमान सेवाएं और बढ़ाने को लेकर कोई चर्चा या कोई आगे चर्चा बातचीत हो रही है? देखिए, ये डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में और राज्य में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अरुण साहू के प्रयासों को आगे बढ़ाना ये मेरी जवाबदारी है। हम दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, हम दोनों साथ साथ पढ़े हैं। अरुण साहू जी के प्रयासों के बाद निरंतर उस पर काम होना चाहिए। इसके लिए मैं माननीय उड्डयन मंत्री से भी लगातार मिल रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ। 3C से 4C में आए और उसके लिए काम भी चल रहा है। ज़मीन के जो मामले थे उसका निपटारा हो, इसके लिए मैं लगातार बात कर रहा हूँ। जून 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 स्मार्ट सिटी
उसमें बिलासपुर का भी नाम था, उसको लेकर काम हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने फेज का काम हो चुका है, आगे और कितना काम होना है, और पूरी तरह से बिलासपुर स्मार्ट सिटी के तौर पर कब नज़र आएगा? देखिए, स्मार्ट सिटी माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हम शहर के किसी एक क्षेत्र को इस तरह से विकसित करें जो दूसरे क्षेत्र के लिए एक उदाहरण बने। स्मार्ट सिटी के कंसेप्ट को हम सबको पहले ये समझना चाहिए। स्मार्ट सिटी में केवल एक ही चीज़ का निर्माण हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। शहर की ज़रूरतों के मुताबिक हम निर्माण कार्य करा सकते हैं। हम सड़कें भी बनवा सकते हैं, हम लाइट भी लगवा सकते हैं, हम नाले का निर्माण करा सकते हैं, हम पुस्तकालय भी बनवा सकते हैं, हम खेल कूद के स्टेडियम का भी निर्माण कर सकते हैं। यानी शहर को जो जो आवश्यकताएँ हों ऐसे चीज़ों का निर्माण करा करके हम अन्य शहरों के लिए उदाहरण बने। पिछले कई समय से माता कर्मा को लेकर लगातार कई सांसद, कई मंत्री बड़े सूचना प्रसारण मंत्रालय हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते नजर आए हैं और चाहते थे कि माता कर्मा को लेकर एक डाक टिकट जारी हो। आप मंत्री बने, आपने किसी सभा में कहा और उसके 10 दिन बाद ये जारी हो गया। अगर इसके बारे में विस्तार से बता पाएँ। मुझे आपको ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। भक्त माता कर्मा साहू तेलिक राठौर वंश के आराध्य देवी है। हम लोग तेल का व्यवसाय करते हैं और तेली समाज पूरे देश भर में फैला हुआ है। दशकों पुरानी मांग, माता कर्मा के सम्मान में डाक टिकट जारी होना चाहिए। पूर्व सांसदों ने प्रयास किए। मैं 22 दिसंबर को मध्य प्रदेश भोपाल में साहू युवक युवती परिचय सम्मेलन के कार्यक्रम में गया मुख्य अतिथि के रूप में। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री जयदत्त क्षीरसागर भी पहुँचे हुए थे। उन्होंने मंच से कहा कि हम इस पर बहुत प्रयास कर चुके हैं। अब तोखन जी समाज के बेटे हो और एकमात्र हमारे देश में साहू समाज के आप केंद्र में मोदी जी के सहयोगी हो, तो आपको इस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी तक इस बात को पहुंचानी चाहिए और माता कर्मा के नाम से डाक टिकट जारी होना चाहिए। मैं बस वहीं मंच से बैठे बैठे मैंने संपर्क किया संचार मंत्रालय में संचार मंत्री जी माननीय सिंधिया साहब जी से, और वही जानकारी मुझे प्राप्त हुआ कि केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर जी इस काम को देखते हैं। तो मैं उन माननीय मंत्री जी से बात करके हमारी बैठक का टाइम हमने फिक्स किया। 28 तारीख को हमारी बैठक फिक्स हुई और जब मैं मंत्रालय गया, संचार मंत्रालय, तो माननीय मंत्री जी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। 1 घंटे बैठ कर के मैं सारा वृत्तांत माता जी की जो समाज के लिए जो योगदान है, कैसे माता जी ने समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, कैसे मानवता की सेवा उन्होंने किया, ये सारा वृत्तांत सुनाया। और मंत्री जी सेम डे उसी दिन अपने सारे अधिकारियों को बुला करके ज़रूरी कागजात को मुझसे मंगा करके सेम डे नोटिफिकेशन किए। इस बीच हम लोग लगातार बात करते रहे, कोई कागजात की कमी, कोई डॉक्यूमेंट्स को लाना है, फ़ोटो के संबंध में सारी चीज़ इकट्ठा करके दिया। और मुझे 3 तारीख को माननीय मंत्री जी ने फ़ोन करके बताया कि साहू समाज की आराध्य देवी भक्त माता कर्मा के नाम से डाक टिकट जारी करने के लिए हम आदेश दे दिए हैं। तो जैसे ये खबर मिला, पूरे साहू समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई कि वर्षों पुरानी मांग, दशकों पुरानी मांग, ये 10 दिन में पूरा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना, परिकल्पना कहा जाए 2047 विकसित राष्ट्र भारत को देखा जा रहा है। उसको लेकर युवाओं की भागीदारी, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नजर आए हैं। और हाल ही में एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ से आए छात्रों, युवाओं से मुलाकात की। आपने भी मुलाकात की, क्या अनुभव आपका रहा और क्या 2047 को लेकर छत्तीसगढ़ युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूँगा ऐसे पुनीत सोच और पुनीत कार्य के लिए। देश भर के
विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने उत्कृष्ट योगदान दिए हैं, ऐसे युवा प्रतिभागी 1 लाख युवा देश भर के युवाओं को बुला करके उनसे संवाद करना, बातचीत करना कि युवा समाज के विकास के लिए क्या चाहते हैं, युवा इस राष्ट्र के विकास के लिए क्या चाहते हैं, राजनीति में उनकी भागीदारी हो। यह कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा युवा संवाद के माध्यम से किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर हमारे देश भर के 1 लाख से भी ज़्यादा युवा दिल्ली आए हुए हैं। कल छत्तीसगढ़ से 100 से ज़्यादा युवा जो दिल्ली पधारे हैं, उन सभी युवा साथियों का स्वागत करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। क्या सोच रखते हैं युवा, कितनी अच्छी सोच है। मैं सब लोगों से बातचीत कर रहा था कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2025 तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था होनी चाहिए और 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र के रूप में जाना जाए। ये लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किए हैं। तो ये केवल लक्ष्य नहीं है, ये केवल भाषण के विषय नहीं है। इसके पीछे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये कठिन मेहनत है, कठिन परिश्रम है और इसमें देश की युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए। युवा शक्ति राष्ट्र की शक्ति होती है। युवाओं की सृजनशील सोच, उनकी मेहनत, उनकी परिश्रम से यह राष्ट्र आगे बढ़े और उनकी जो सकारात्मक सोच है, हम उनको राष्ट्र के साथ जोड़ करके काम करेंगे तो निसंदेह माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि 2047 तक हमारा यह देश विकसित राष्ट्र के रूप में हम सब लोग देखेंगे इसको, तो उस परिकल्पना को साकार करने के लिए हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल बेशक मंत्री जी, एक आखिरी दौर है और आखिरी दौर के इंटरव्यू पे हम देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हैं और चुनाव का बुगिल बच चुका है और हाल ही में आपने भी ओबीसी मोर्चा की एक बैठक ली थी। आपको क्या लगता है दिल्ली में जो पिछली सरकार है, केजरीवाल की सरकार है, क्या वो हटेगी और कमल खिलेगा या झाड़ू जाएगा कमल आएगा, ये दिखता नज़र आ रहा है आपको? दिल्ली की जनता कह रही है आपदा जाएगी और भाजपा आएगी। एक एक लोगों के ज़बान पर केवल यही बात है। केजरीवाल ने जिस प्रकार से ये अन्ना हजारे के आंदोलन से निकला हुआ यह प्रोडक्ट था, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया, जनता ने भी विश्वास किया, 10 साल काम करने का अवसर दिया और ये सरकार बनने के बाद ये केजरीवाल की कथनी और करनी में कितना अंतर है, ये पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। चलिए धन्यवाद मंत्री जी, आपने समय दिया और विस्तार से हमने चर्चा किया आपके जीवन को लेकर, आपके राजनीतिक जीवन को लेकर और आपके मंत्री पद से जो काम कर रहे हैं आप, और हम साधुवाद और धन्यवाद भी करते हैं कि जिस तरह से आप छत्तीसगढ़ प्रगति के लिए काम करते रहें। आप बात कर रहे थे और मुलाकात कर रहे थे छत्तीसगढ़ बिलासपुर से सांसद और देश के केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री तोकन साहू से। हर हफ्ते हम इसी तरह नए शख्सियों से मुलाकात करते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए TV27। मैं पढ़ाई करते करते मैं प्राइवेट जॉब करता था। जॉब क्या करते थे आप? हम लोग अकाउंटेंट का ही काम करते थे। अच्छा, खेल में रुचि रहती थी क्या? कबड्डी, गिल्ली डंडा, खो खो। क्या आपका बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि पॉलिटिकल था क्या? मेरे परिवार में कभी कोई राजनीति में रहे नहीं। 8 में से 8 विधानसभा, मैं 8 विधानसभा जीत करके आया हूँ। छत्तीसगढ़ में लगातार चर्चा का विषय रहता है, वो है धर्म परिवर्तन। हम सब अपने अपने धर्मों में रह करके अपने अपने समाज का विकास कर सकते हैं। केजरीवाल की सरकार है, क्या वो हटेगी और कमल खिलेगा? ये अन्ना हजारे के आंदोलन से निकला हुआ यह प्रोडक्ट था। बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर या विमान सेवाएं और बढ़ाने को लेकर कोई चर्चा या कोई आगे चर्चा बातचीत हो रही है? उड्डयन मंत्री से भी लगातार मिल रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ। साहू समाज की आराध्य देवी भक्त माता कर्मा के नाम से डाक टिकट जारी करने के लिए हम आदेश दे दिए हैं।